स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस। क्या ईरान में रिजीम चेंज होने जा रहा है? क्या खामेनेई का तख्ता पलट हो जाएगा? महंगाई और रियाल के कंगाल हो जाने से शुरू हुआ प्रोटेस्ट धीरे धीरे मुल्ला देश छोड़ो के नारों पर क्यों आ गया है? क्या ईरान में जो हो रहा है वो वाकई व्यापारियों का, जेंजी का खामेनेई के प्रति गुस्सा है या इसके पीछे वजह कुछ और है? अमेरिका और इजराइल क्या मिलकर ईरान में कुछ कर रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि बीते एक हफ्ते से तेहरान से शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब ईरान के रूरल एरिया में पहुंच चुका है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इसीलिए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चल रही हैं। खबर तो यहां तक आई कि अब तक 7 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसको लेकर ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहा है। कह रहे हैं कि प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हुई तो अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड होकर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। ट्रंप ने धमकाया तो ईरान का जवाब भी आया। कहा कि ईरान में जो हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है। ऐसे में अगर वो अपने सैनिकों की सलामती चाहता है तो ईरान में हस्तक्षेप करने से दूर रहे। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ये मान रहे हैं कि इस्लामिक शासन में जनता को संतुष्ट ना कर पाना नर्क की आग में जलाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका का वेनेजुएला के बाद दूसरा निशाना ईरान बनने वाला है। तो सवाल यह है कि खामेनेई अब क्या करेंगे और क्या वाकई खामेनेई को हटाना या निपटाना इतना आसान होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ जनता भी है जो अपने सवालों से जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस मुद्दे के मायने क्या है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार। तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। नदीम अहमद हैं, ईरान मामलों के जानकार, इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, तालियों के साथ का स्वागत कीजिए। तो मैं प्रोफेसर अंशु जोशी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अभी हालात देखकर हमने देखा जब जब जेंजी सड़कों पर उतरते हैं तो कुछ अलग हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, वहां सरकारें बदल जाती हैं। क्या वाकई में लग रहा है आपको कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, खामेनेई हट जाएंगे? देखिए, हालांकि ईरान में जो ये प्रोटेस्ट अभी हुआ है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और हम समझें कि लगातार बीते कुछ समय में हमने देखा कि इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं अलग अलग वजहों से एक बड़ा आकार लेते चल रहे हैं। अब इसके लिए हमको 78-79 में चलना पड़ेगा, जब 2500 वर्षों की जो मोनार्की थी उसको एंड करते हुए एक थियोक्रेटिक इस्लामिक गवर्नेंस की स्थापना ईरान में हुई और पहले सुप्रीम लीडर खोमेनी बने। इसके बाद 89 से हमने खोमेनी को सुप्रीम लीडर बनते हुए देखा। और अब जो स्थितियां हैं वहां पर प्रजातांत्रिक मूल्य हमें बिल्कुल नजर नहीं आते। वहां पर आप देखिए महिलाओं के जो अधिकार है उनकी किस प्रकार की स्थितियां, हिजाब पहनना उनके लिए अनिवार्य है। आप इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति देखिए, ऑल टाइम हाई इस वक्त इन्फ्लेशन है, रियाल की जो मुद्रास्फीति की दर है वो ऑल टाइम हम देख रहे हैं कि हाई हो रखी है। तो इन तमाम परिस्थितियों में जेंजी और साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, अब वो पहले तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वजहों से फेजेस में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ये सब एक साथ सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि सुप्रीम लीडर हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी एक धाक रखते हैं और हटा पाना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन जनता जब जब भी सड़कों पर उतरती है और प्रजातांत्रिक मूल्यों की मांग के साथ उतरती है तो फिर हमने देखा है कि कई बार बड़े परिवर्तन या क्रांति भी होती है। और इसमें फिर मैं जोड़ दूं, अभी जो हम वेनेजुएला में होते हुए देख रहे हैं, यहां पर यदि अमेरिका से नैरेटिव बिल्डिंग में या अंदर के प्रोटेस्ट को कोई बल मिलता है तो फिर निश्चित तौर पर आगे हम एक परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। नहीं, सवाल अब इसी से जुड़ा हुआ है प्रोफेसर नदीम अहमद जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, सड़कों पर जेंजी हैं, व्यापारी हैं, गुस्सा बहुत है, गोली चलाने तक की नौबत आ रही है, क्या ये वाकई में ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है? ये वाकई में वहां के लोगों का गुस्सा है खामेनेई के प्रति, या फिर लग रहा है कि बाकी देश, जैसे हम अमेरिका और इजराइल का बार बार चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों की कोई मिली भगत है या कोई साजिश है या उनके द्वारा प्रायोजित ये प्रोटेस्ट? देखिए, ईरान की आवाम बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो अपने अक़दार, अपने वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और जो उनकी परंपराएं हैं उसका भी वो निर्वाह करती है बहुत ही अच्छे ढंग से। इसलिए ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र कहा जाए से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक प्रायोजित चीज़ है जिसे मोसाद, अमेरिका और इसी तरह की दूसरी शक्तियाँ मिलकर खेल रही हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इससे पहले भी तकरीबन अब से 1 साल या 1.5 साल पहले भी इस तरह से औरतों के हिजाब को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन हुए थे और बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आसानी से
उसको रोक दिया गया था, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। तो ये कुछ दिन का खेल है और कुछ दिन के बाद सब शांति हो जाएगी। और जहाँ तक प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात अभी की गई है, मैं आपको बता दूं वहाँ पर प्रजातंत्र ही है और ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर एक राजा का पद होता है, इसी तरह से वहाँ पर इमाम का पद है। वहाँ पर राष्ट्रपति का बाकायदा चुनाव होता है और वहाँ पर डायरेक्ट ही लोग उसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं अपना। तो इस तरह से इसे देखें आप, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है जो कि इस्लामिक वैल्यूज़ को दर्शाती है, दिखाती है और बताती है। और इसके अंदर कोई भी उस तरह से मोनार्की वाला सिस्टम नहीं है। और मैं आपको एक दूसरी बात और बताता हूँ, खामनाई साहब का कोई वारिस अभी से उनके घर का आदमी नहीं तय है। अभी जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी जून में, उसमें उन्होंने घोषित भी कर दिए थे उन लोगों को जो डिक्लेयर्ड हैं, और एक एक ईरानी उस चीज़ को जानता भी है। तो ये बहुत क्लियर आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर इस तरह से कोई मोनार्की नहीं चल रही है, कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर एक सिंबॉलिक चीज़ है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अगर ठीक ही चल रहा है, तो फिर वहाँ के राष्ट्रपति को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि इस्लामिक मूल के हिसाब से या इस्लामिक धर्म के हिसाब से अगर हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जनता अगर परेशान है, सड़कों पर आ रही है, तो ये नर्क की आग में हमें चलाएगा? मैडम, तो है फिर मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़े से लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि ईरान कितने सालों से सैंक्शन को झेल रहा है और किस किस तरह के सैंक्शन लग रहे हैं। वो कुछ खरीद नहीं सकता और अपनी मर्जी से उन चीज़ों को बेच भी नहीं सकता। तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ऐसा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हो, लेकिन तख्ता पलट या किसी को हटा दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो अपना अच्छा और बुरा खुद समझती है। जो भी है वो अब कुछ दिन की बात है, वो सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ के हालात कैसे हैं। ये तो अब सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उनकी तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। ऐसे में शैलेंद्र सर, जो मैं खामेनी का ट्वीट पढ़ रही हूँ, जो आखिरी लाइन वो लिख रहे हैं, वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज, वो भी चेतावनी दे रहे हैं। वो भी बार बार कह रहे हैं कि साफ तौर पर पता चल रहा है हमें कि अमेरिका इसमें शामिल है। अगर हमारी देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी तो हम भी जवाब देंगे। क्या ऐसा होगा? जय हिंद, नमस्कार। मैं एज अ इंडियन आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, व्यू अलग अलग हो सकते हैं, डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हम किस व्यू को अच्छा लगता है। एक व्यू आपने सुन लिया, बड़ी अच्छी बात है कि अगर ईरान की एक बहुत अच्छी सब कुछ वहाँ अगर अच्छा है तो वहाँ खराब क्यों रहा है। मैं उसकी गिनती गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उन्होंने हिजाब इशू को इतना छोटा माना 2022 वाले में, तो उसका दमन चक्र क्यों चलाया गया? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो वहाँ पर उसको जो रोका गया था वो दमन चक्र था, वो कोई पॉपुलैरिटी के हिसाब से डाउन नहीं हुआ था। उससे अलग चलते हैं। ये जो इस समय सारे शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद करी हैं, अगर वहां सब कुछ बढ़िया है तो दुकान बंद करने की क्या जरूरत है? पब्लिक को उसके साथ खड़े होने की क्या जरूरत है? दुकान बंद क्यों हो रही है? दुकानें लूट जाएंगी सर, इसलिए। अरे सर देखो, सुनने की गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी, गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने एक व्यू दिया है और वो व्यू हमने सुन लिया। मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद क्यों करी हैं। कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पब्लिक। अच्छा चलिए, बात कर रहे थे आप लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि सैंक्शन हटा दिए जाएं। आपको क्या लग रहा है, जो एक रियाल 14 लाख रियाल $1 के बराबर अगर लिए जा रहे हैं इस समय, तो उससे कोई रिक्शा वाले को थोड़ी ना फर्क पड़ता है। वो तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल, आप अगर वहां पर गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, तो उसका डॉलर से क्या संबंध है? कहीं ना कहीं आप ऐश कर रहे हैं, पब्लिक उसका भुगतान कर रही है। पूरी की पूरी जेंजी सड़क पर क्यों आ रही है? चलिए, हो सकता है यूएस ने उसको इंस्टिगेट कर दिया हो, लेकिन वो तो आप और हमारी तरह समझदार हैं। एक अच्छा खासा ट्रेडिशन रहा है। मैं तो मानता हूं खमैनी तब तक गिर ही नहीं सकते जब तक ईरान की पब्लिक का अपने इस्लाम में भरोसा है, खड़ा है। क्योंकि मैं खमैनी के खिलाफ इसलिए खड़ा हो सकता हूं एज अ आउटसाइडर, क्योंकि जनाब हिजबुल्लाह को पाल कौन रहा है, हमास को पाल कौन रहा है ओपनली, ये ओपन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हुतीज को वेपन सिस्टम दे कौन रहा है? हो सकता है उनका डिफरेंस होगा इजराइल के साथ, बट पूरी दुनिया में उसका खमियाजा क्यों आना चाहिए? आप मुझे एक रीजन बता दीजिए कि जो वहां हो रहा है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ यूएस का हाथ है, तो यूएस तो पिछले 10 साल से ट्राई मार रहा है कि जी हट जाए। ये तो हमेशा से बोला जा रहा है और हर बार खमैनी सिर्फ एक बात के ऊपर बचते हैं, इस्लाम। और ये जो अभी थोड़े दिन पहले जब स्ट्राइक हुई थी, पूरा का पूरा ईरान इकट्ठा हो गया था खमैनी के पीछे कि नहीं, और मैं भी इकट्ठा हूं, किसी देश को किसी देश के ऊपर अटैक करने का कोई हक नहीं बनता। और आई थिंक उससे मुझे जरूर सीख मिलती है। आप और मेरे बीच में, हमारे देश में
अगर किसी भी तरह की कोई जाति हो, चाहे वो टैरिफ की हो, क्योंकि लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी, तो हम उससे लड़ेंगे, लेकिन उसका खमियाजा इस पब्लिक के ऊपर नहीं डालेंगे, क्योंकि टैरिफ का फर्क आपके ऊपर कितना आया है ये आपको पता है। आपको मालूम है टीवी 3,000 रुपए सस्ता हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम। जो दाल चावल मिल रहा था क्या वो सस्ता है, महंगा है, या टैरिफ की वजह से ऊपर गया है। आप और मैं प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन कंट्री। ईरान इस समय अगर उबाल पर है तो उसकी पब्लिक की वजह से है, उसके लीडर्स की वजह से है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से है, उसके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कामों की वजह से है। और उसकी सजा अगर पब्लिक ले रही है तो पब्लिक का भी हक बनता है कि वो अपना प्रोटेस्ट करे। नहीं, सभी वर्गों के लोगों को हम देख रहे हैं वो सड़कों पर आ गए। महिलाएं हैं जो हिजाब जलाने की कोशिश कर रही हैं, महिलाएं हैं जो अपना प्रोटेस्ट सरकार के सामने रख रही हैं, खामेनेई के सामने रख रही हैं। अब सवाल यह है मुमताज जी, क्या वाकई में इस्लामिक कट्टरपंथी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वहां इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं रूल, नियम इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि जनता की किसी को नहीं पड़ी? हाँ, इस बात की जरूर पड़ी है कि नियम, कायदे, कानून, वो इस्लामिक लॉ जो हैं उनका पालन कैसे कराया जाए, और इसी का गुस्सा है जो सड़कों पर उतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, प्राची जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो लोग इस्लामी नज़रियात की बात कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो 79 का जो इनकलाब इस्लामी ईरान है उसको समझना पड़ेगा कि उसकी बुनियाद ही यही थी। उसकी बुनियाद ये थी कि जो उरियानियत थी, जो वहाँ पे खुलापन था, जो शराब नोशी थी, जो वेस्टर्न कल्चर हावी था, उसी के ख़िलाफ़ ही वो पूरा इनकलाब था। तो इसलिए उसको तो हटा दीजिए। अब आइए, मुजाहरा जो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये जमहूरी मुल्क का एक अपना मिजाज है, और हर जमहूरी मुल्क में अगर प्रोटेस्ट होता है तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये जमहूरियत में जो वहाँ के लोग हैं ये उसका हिस्सा है और होना चाहिए। अब तीसरी बात, ये जो साजिश है, तो साजिश जो है ये आज की नहीं है, शुरू से ही चल रही है। जंगें थोपी गई ईरान पर, अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे तो 12 दिन की जंग थोपी गई जिसको हम कह सकते हैं, और पूरा तख्ता पलट का हो गया था कि तख्ता पलट हो जाएगा, और जा करके जो वहाँ पे जो शाह थे वहाँ पे पहले, उनके बेटे वहाँ पे पूरा बैठ करके उसको देख रहे थे स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है, और पूरी तैयारी थी कि अब इनकी कुर्सी। लेकिन वहाँ पे लोग जो है बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। अब जहाँ तक अमेरिका की बात है कि कहा कि अगर वहाँ पे दबाने की कोशिश की गई तो प्रोटेस्ट हमें थोड़ा सा इर्द गिर्द भी देखना पड़ेगा। अगर प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट हमें इजराइल में देखना पड़ेगा। 7 अक्टूबर 2023 से पहले 8 महीने तक इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चले हैं, लाखों लाख लोग, यहां तक कि जो फौज के लोग हैं, जब वहां का आईन बदला गया, संविधान, सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार में जो नेतन्याहू फंसे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए, और इसके लिए जब वहां पे चेंजिंग हुई आईन में, तो वहां पे 8 महीने तक लगातार वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। तब क्या हमारे जो वहाँ अमेरिकी प्रेसिडेंट है वो बोले कि क्यों दबाया जा रहा है? क्या वहाँ नहीं दबाया गया? पूरे मीडिया को दबाया गया। और आ जाइए, आप देखिए प्रोटेस्ट हमारे, अगर मुल्क की बात कर लें थोड़ा सा, हम हिंदुस्तान, चूंकि हम जमहूरी सोच रही थी हिंदुस्तान का एग्जाम्पल कैसे नहीं दिया? जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे किसानों ने प्रोटेस्ट किया? नहीं, हाँ मतलब नहीं किया, मैं तो कह रही हूँ किया, मैं कह रही हूँ कि आपने जमहूरियत की खूबसूरती मैं बता रहा हूँ। इतनी देर से मैं ये सोच रही थी, मैं जमहूरियत की खूबसूरती बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क कमाल हो गया। कहीं पर कुछ भी हो मतलब जाए, मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, नहीं मतलब मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ वो न देखूं। बिल्कुल देखें सर, उसकी अच्छी बातों को देखें। वही मैं इसीलिए उसी मुल्क में खड़े होकर आप ईरान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल वही, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि जमहूरियत में खूबसूरती जमहूरियत की है कि प्रोटेस्ट होता है। यहाँ पे भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया, 1 साल तक प्रोटेस्ट किया बड़े पैमाने पे, और इन किसानों के प्रोटेस्ट को भी कुछ लोग हाईजैक करना चाहते थे, लेकिन वो हाईजैक नहीं हो पाया। सरकार ने बातें सुनी, 17-18 मीटिंगें हुई और फिर उन्होंने लॉ वापस लिया। ये अंतर है ना, हाँ? खुद ही बता दिया आपने। कमाल हो गया। बेसिक अंतर, मैं क्या यही बेसिक अंतर है। किसान सड़कों पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट मेरी बात ही नहीं सुन, अब आप वजाहत करने लगे। अरे तो मैं वही तो बात कर रहा हूं, आप तो जाइए। उनकी बातें पूरे देश ने सुनी और फिर सरकार से बातचीत हुई और वो लॉ जो है वो वापस ले लिया। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन वहां जो खामेनेई मैं वही कह रहा हूं, कंपैरिजन मत करिए। लेकिन किसी ने, अरे रुक जाइए, कमाल हो गया।
बात करते हैं आप? मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं असली बात अभी आया ही नहीं। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो आपने सुनी बोलिए ना, नहीं। मैं तो सुन ही रही हूँ तब से। क्या जब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो किसी में हिम्मत थी कि वो कहे कि हम यहाँ तख्ता पलट कर देंगे, यहाँ पे तख्ता पलट कर देंगे? कहाँ फिर हिंदुस्तान को बीच में ले आए? गलत बात आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान कितना मजबूत है। अभी खामेनी पर सवाल पूछती हूँ तो आपको किसान याद अच्छा, और आ जाइए। और एक चीज, और एक बहुत, प्राची जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता जल्दी हूं, बोले, बहुत जल्दी बोल रहा हूं। वहां की सबको, यहाँ जितने तीनों लोग खड़े हैं, ईरान में पर्दा क्यों है और क्यों उस पे किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, ये तो सबको फिक्र है। लेकिन गाजा में जिस तरह से बेघर हो गए, सरों पे छत नहीं है किसी के आज, वहां पे बारिश है, रुक जाइए, रुकिए, नहीं, गलत बात है ये। आप गाजा के, अरे आऊंगा, कमाल हो गया, मतलब अरे न बोले गाजा पे, न बोले अभी अरे मैं आऊंगा दीपूदास पे भी, दीपूदास पे भी आऊंगा, लेकिन वहां 70,000 मारे गए, वहां 70,000 मारे गए और लोगों के घरों पे छत नहीं है। आप बात समझिए, वहां पे बच्चे, 20,000 बच्चों का कत्ल हुआ। रुक जाइए। मैं इस बात पे नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। 20,000 बच्चों का कत्ल नहीं रुक सकता मैं। उनके सरों पे छत नहीं है, आपको पर्दा की फिक्र है, लेकिन वहाँ पे सरों पे छत नहीं है। किसी ने बात नहीं की, मुमताज जी, किसी ने बात नहीं की। मुमताज जी, मेरी आंखों में आंसू है, दर्द है, ये आंसू बांग्लादेश में दर्द बांग्लादेश में भी है, ये दर्द बांग्लादेश में भी है, लेकिन आप चुप रहते हैं, आप चुप रहते हैं, आप चुप रहते हैं। ना आपका दर्द जागता है, ना आपके आंसू आते हैं, और ना आप कहते हैं भगवान के नाम पर चल रहा है वो गलत है। ड्रामा मत करिए, ये ड्रामा मत करिए, एजेंडा नहीं, की कर रही हूँ। आप रुक जाइए प्रोफेसर अंशु जी, महसा अमीनी की बात की तो इनकी आवाज इतनी ऊपर हो गई। रो लीजिए, आप रो लीजिए, आप महसा अमीनी की बात कीजिए, वहाँ पे भी आता। अच्छा प्लीज रुक जाइए। मुमताज जी, अब आप हाईजेक कर रहे हैं, मुमताज जी अब आप हाईजेक कर रहे हैं, अब आप हाईजेक कर रहे हैं। रुक जाए पूरी दुनिया हमास की बात कर रही है, आपको सर पूरी दुनिया हमास की बात कर रही है, आवाज आ रही है। अब आप हाईजेक कर रहे हैं, अब आप हाईजेक कर रहे हैं, अब आप यहाँ मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं। रुक जाए, मुझे बात करनी है, ईरान पर बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। प्रोफेसर अंशु जी 2022 में रुक जाइए, आप ही सच बोलते हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं। आप ही सच बोल रहे हैं। हरिश्चंद्र खान के मैं बांग्लादेश को और बोलेंगे, अरे आने कैसे देते आप तो क्या बात कर दी आपने। पूरी दुनिया आज तू मैमे की बहस नहीं है, आज बहस ये है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब रुक जाए, बोले अंशु जी, आप बोले अपनी सबकी आवाज गाजा का दर्द कहाँ से आ गया, हमास का दर्द आ रहा है आपका। बोले आती है बोलने ये सही बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको भी बोलने आनी वाले चाहिए, को। बांग्लादेश पर आप नहीं बोलते हैं। मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि शर्म नहीं आती बोलने वालों को। मैं 100% एग्रीमेंट। ठीक, प्लीज रुक जाए, शर्म आनी चाहिए, लड़ाई नहीं शर्म करनी आनी है, चाहिए। लड़ाई नहीं करनी है। बोले अंशु जी, 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी का केस आप सबको पता होगा। कौन थी महसा अमीनी? हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं। ईरान में क्या हुआ? महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई, मार दिया गया। और जो ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द हिजाब, इसको ब्रूटली कुचल दिया गया। ये जमहूरियत होती है। दूसरा, आपको गाजा में तो बड़ी सांत्वना है। बांग्लादेश में 1971 के बाद 1971 के बाद 22% हिंदू आबादी थी। 22% जो मैं पूछना चाह रही हूँ, 7.8% अंशु जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ईरान का भी एक स्टेटमेंट है जो कुछ ही दिन पहले का है, 27 दिसंबर का है। ईरान ये कह रहा है कि यूएस
इजराइल और यूरोप मिलकर ईरान पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या युद्ध जैसा कर रहे हैं। अब ना तो हम बॉम्ब चलते देख रहे हैं, ना कोई धमाका सुन रहे हैं, तो ईरान को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ईरान अपनी आंतरिक विफलताओं, जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है, प्रॉक्सीज को आगे बढ़ा रहा है, यार नहीं लड़ना है यार, दूसरे देश के नाम पर नहीं लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। मुमताज जी, मुमताज जी, अगर आपको लग रहा है, मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, ये मंच तकरीरें पढ़ने का नहीं है, ये मंच तकरीरें पढ़ने का नहीं है, ये मंच है आपस में बातचीत करने का, तकरीरें नहीं पढ़ रहे हैं। आप अकेले वक्ता नहीं है ना इस शो में, बाकी लोग भी हैं, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए। एक तो हम रुक जाइए, आपके कहने से कोई नहीं बोलेगा ना, एक तो आप जो कहें वो सही, बाकी सब गलत। कि हम भारतीय हैं, हाँ, हम भारत के नजरिए से अलग अलग विश्व के अलग अलग कोनों में क्या घट रहा है हम उसको देख रहे हैं और बहुत जुडिशियसली देख रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। ईरान में इस वक्त जो हो रहा है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं प्राची, कि किस तरह से वहां पर एक जो अनरेस्ट है उसके पीछे के कारण है और बड़े सालों से ये अनरेस्ट चल रहा है। अब इसने एक ज्वालामुखी का रूप लिया है जो एकदम फट पड़ा है। जेनजी जो है वो सड़कों पर और अलग अलग वर्गों के लोग सड़कों पर हैं। मैंने महसा अमीनी का आपको उदाहरण भी दिया। ईरान और अमेरिका के संबंध इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले किस तरह से अच्छे थे, एमिकेबल थे, हम सभी जानते हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत अमेरिका, ईरान और अमेरिका के संबंधों में किस तरह से एक बिटर एक चैप्टर खुला और वो कहां तक गया ये भी हम जानते हैं। इस वक्त ईरान किस तरह से प्रॉक्सीज को, इस वक्त आप बोल लीजिए भाई साहब, आप बोल लीजिए, आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये दिखाई पड़ रहा है। आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये दिखाई पड़ रहा है। आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं कर दिया। आप पूरी बात क्या, अगर आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे, ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये दिखाई पड़ रहा है। नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। दिया आपने। रुक जाए, अभी रुक जाए। यहाँ बहस नहीं चल रही है, बहस नहीं चल रही है, अब रुक जाइए, मैं सवाल ले लेती हूँ। किसी के सवाल है? सर मेरा सवाल आपसे है कि जो सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं, मुमताज जो सबसे ज्यादा जोश में है, मुमताज सर आप कहते हो कि आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हो। आज तक एक भी इस्लामिक कंट्री को हमने ये कहते नहीं सुना कि इस्लामिक कंट्री को एक नॉर्मल रिपब्लिक कंट्री बनाया जाए, जबकि किसी भी रिपब्लिक कंट्री के अंदर कोई भी इस्लामिक बंदा होता है ना, वो सबसे पहले सपोर्ट करते हैं कि इस्लामिक कंट्री घोषित करो। ऐसा क्यों है? और जिस जगह पे भी इस्लामिक कट्टरपंथी बढ़ती है या इस्लामिक लोग बढ़ते हैं, मुस्लिम्स की कम्युनिटी बढ़ती है, वो उस जगह को इस्लामिक कंट्री घोषित कर देते हैं। आप लोगों ने कभी भी उस चीज़ की खिलाफत करी? आज तक नहीं करी। लड़ना नहीं है, जवाब आ जाए, बोले सर प्लीज पीसफुली आंसर दीजिएगा इसका। सबसे पहली चीज तो जहां की आप बात कर रहे हैं, और छोटा क्योंकि और सवाल डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज ये कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी ना हो, कोई इसके सपोर्ट नहीं करता। हम चाहते हैं कि हर जगह डेमोक्रेसी हो और लोगों की बात सुनी जाए। मैं चाहता हूँ सवाल लड़ना नहीं है, आपको वो भी नहीं लड़ना है, पाकिस्तान की उनका साजिश है, वो पाकिस्तान की साजिश है और हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ। मेरा आपसे सवाल है, आतंकवाद के साथ एक साथ क्यों नहीं खड़े होते? आपस में क्यों लड़े? आपस में क्यों लड़े? आपस में भाई क्यों लड़े? चैलेंज जी जवाब दीजिए इस पर। आप सर आप दीजिए, आपस में क्यों लड़ने लगते हैं? नहीं देखिए, मैं एक सेकंड, एक सवाल पीछे मुझे जरूर जाना पड़ेगा, मैं इसका सवाल का जवाब जरूर दे दूंगा। एक दुनिया का अकेला एक आदमी है जिसको दिखता है कि हमास ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम कर रही है और वो हमारे इस स्टूडियो के अंदर आज पहली बार देखा। पूरी दुनिया में कहीं किसी ने हमने कहा डेमोक्रेसी, सम्मान कर लीजिए, सम्मान कर लीजिए, सम्मान कर लीजिए, उनके दो विंग सम्मान कर लीजिए, मुमताज जी सम्मान। पैलेस्टीन मैंने तो नहीं किया, आप ओन अप कर रहे हो, मैं क्या करूं? मैं मुझे आप एक बात बताइए, पैलेस्टीनियन देश के लिए सेवा कर चुके हैं शैलेंद्र जी, इस बात का तो सम्मान रखिए, कम से कम इस बात का सम्मान रखिए। पैलेस्टीनियंस ने क्या कहा आप मुझे, मैं क्या बताऊंगा? मैं बेकार बातों में थोड़ी ना पढ़ूंगा। अरे जनाब, मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, देश के लिए सेवा कर चुके हैं शैलेंद्र जी, इस बात का तो रिस्पेक्ट कर लीजिए, कम से कम इस बात का तो रिस्पेक्ट करिए, बीच में नहीं बोले। पैलेस्टीनियन ने ये क्यों कहा कि हमास आतंकवादी है? ये पैलेस्टीनियन का स्टैंड है, ये पीएलओ का स्टैंड है, ये शुरू से और अब तक सेम रहा है। अब मैं इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुमताज जी मौका दूंगी, बीच में नहीं। मेरे को सिर्फ एक 5 सेकंड दीजिएगा। देखिए बात बड़ी ये है,
आपकी आस्था किसी धर्म में हो सकती है, हम उस धर्म के खिलाफ थोड़ी ना है, उनसे ज्यादा तो हमारे पास उस धर्म के लोग हैं, हमारे को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं तो अगर डेमोक्रेसी की बात चल रही है, अगर वहां कुछ गलत है तो उसे क्रिटिसाइज करने में, एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं है, अच्छाई है कि उस देश में वो चीज कम हो। अगर हिजाब के लिए वहां की औरतें लड़ रही हैं और उनका दमन चक्र चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना सबकी जिम्मेवारी है। पूछे नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे है कि अभी किससे सवाल है आपका? जो सर है वहाँ, जो सर है मुमताज जी से ही है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग सर। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो अभी ईरान में करीब इंडियन स्टूडेंट्स अराउंड 3000 या मोर हैं, इन केस वहाँ पे अगर राइट्स बढ़े या फिर कोई कैजुअलिटी का वेट हो रहा है, अगर इंडिया वेट कर रहा है किसी ऑपरेशन का या फिर साइड में कर रहा है प्लान कि इन केस कैजुअलिटी हो तो ही वो एक्शन ले। ये सवाल का जवाब तो या तो शैलेंद्र जी दे सकते हैं या तो जोशी जी दे सकते हैं। आप नहीं दे पाएंगे, आप हमारे चले जाएंगे। नहीं देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक सेकंड ही लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मामला है, अंजू से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है इसका जवाब देने वाला। लेकिन फिर भी बोलने दें। हाँ, वो भी का क्या देना उन्हीं का, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात चल रही है। अच्छा सवाल आपसे नहीं किया गया, बोलिए। लोग मुझसे कर रहे हैं जवाब देने भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो उसको बताना पड़ता है ना कि सही जगह कहाँ जाना है। बोले। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। अभी जब अचानक इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने भी सपोर्ट किया और हिंदुस्तान ने भी बहुत आपस में एक दूसरे कोऑपरेट करते हुए अपने लोगों को लेकर के आए थे। कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए पहली बात तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का सिर्फ ढकोसला है कि वहाँ ऐसा हो रहा है। वहाँ पे चूंकि ईरान बहुत ग्रो कर रहा है और बार बार अमेरिका जो है वो प्रेशर कर रहा है कि दबाव करे। एक मिनट, इसलिए वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। रियाल की कीमत क्या है? रियाल की कीमत, अरे रियाल कीमत 4 0 कम कर दी है, आप जाके देख लीजिए। 4 0 कम कर दी आपके कहने से? 4 0 हटा दी। आप लोगों को पता ही नहीं। सुनिए, ये खामनाई साहब का एक झूठी बात, खामनाई साहब का नहीं, झूठी बात नहीं। आप झूठी बात कर रहे हैं। दुश्मन के दबाव के सामने झुकने का अमेरिका का पढ़ दूं, भारतीय सरकार की राह पे रहा है इंडिया का, जिसने जंजीरों में हमारे इंडियन को जंजीरों में बांध के भेजा, हम उसकी तारीफ करते हैं। भारत की बात जो हमारे खिलाफ साजिश करता है, जो 50% टैरिफ लगाता है, हम उसकी तारीफ करते हैं। नहीं करेंगे, बोले नहीं करेंगे ऐसे जालिम सरकार। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नहीं कर सकते। हमारे लोगों को तंजीरों में अपने साथी को तो बोलने दे। नदीम जी, ये जो बता रहे हैं रियाल की कीमत जो है वो गलत बताई जा रही है, ऐसा है क्या? हम जो पढ़ रहे हैं कि एक रियाल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लाखों में पहुंच गई, गलत बता रहे हैं हम? नहीं, रियाल की कीमत तो डाउन हो रही है और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है। मैंने नहीं कहा, मुमताज जी मुझसे मत लड़ना आप। हाँ, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है। मैंने पिछले सेगमेंट में ये बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं ईरान के ऊपर और ये उसी का असर है जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। लेकिन मजमूई तादाद में या आप ऐसा माने कि पूरा ईरान ही इस काम पर लग गया, तो ये ऐसा नहीं है। ये जितना भी हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि चंद दिनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यानी एक फ्रंट अमेरिका ने वेनेजुएला से लड़ाई करके खोल दिया, एक फ्रंट इधर खोलने की तैयारी। मैडम, इससे पहले आप अमेरिका को देखिए ना, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखिए, वो क्या करता है। देखिए, मैं आपको सक्षम है अपनी बात बताने के, मैं आपको बता रहा हूं वो क्या करता है। मिडिल ईस्ट के अंदर उसे इस तरह के खेल खेलने की पुरानी आदत है अमेरिका को। इससे पहले वो इराक में भी ये सब हरकतें कर चुका है, मिस्र के अंदर ये सब हरकत कर चुका है और अभी सीरिया के अंदर भी बहुत लंबे टाइम तक वो अलेप्पो शहर को लेकर, वहां पर एक गैस है उसको लूटने लाटने के चक्कर में वो सब कर रहा था, ISIS और जो कुछ भी था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उसकी जो मार्केट है ना मैडम, वो कहीं ना कहीं चाइना के पास चली गई है, खास तौर पर हथियार की मार्केट। भले ही चाहे वो घटिया हो हथियार, लेकिन उस मार्केट के छिनने की वजह से उसको एक ऐसे हालात बनाकर रखने की चेष्टा वो बार बार करे जा रहा है, या बनाए रखने की उसकी एक कोशिश है कि जिसकी वजह से वो या तो वो हथियार बेच ले या फिर उन हथियारों के दम पर वहां से वो सारे खनिज पदार्थ लूट ले। आप उधर चले जाएं यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में वो जंग बहुत आराम से रुक जाती, वो 3-4 साल तक नहीं चलनी थी,
उसे जानबूझ के ये लोग चला रहे हैं इस वजह से कि इनके हथियार यानी दिख रहे आपका हैं। कहना है दूसरी बात प्रॉब्लम यह है कि वहां के लेकिन जो उसको रिसोर्सेज है अमेरिका ने नेचुरल, ज्यादा एजिटेट कर दिया है। प्रॉब्लम है हाँ, मीडिया ज्यादा कर रही है मैडम। इतना सबका आप बोल लीजिए, सबका आप ही बोल लीजिए, मैं सबको चुप कर देती हूँ, सबके माइक डाउन कर देती हूँ, ऑडियंस भी का भी आप ही बोल लीजिएगा। जितना याद करके आए सब नहीं बोलना होता है। बोलिए जी नदीम, आप यानी ये कह रहे हैं रुक जाए अब रुक जाए। देखिए पीछे से एक और सवाल देखिए है मैडम, मैं मेरे लिए यानी आप कह रहे हैं उसे अमेरिका ने और एजिटेट कर दिया, लेकिन बहुत प्रॉब्लम ज्यादा, है और मीडिया खास तौर पर। और मैडम मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मेरा भारत सर्वोपरि है। और जो बांग्लादेश की अभी बात हो रही थी, मैं उसे कंडम करता हूं, किसी भी ऐसे अमल को ताली बजा दें। जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है या मेरे किसी भी भारतीय के खिलाफ हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी। मैं सवाल अगर कोई टेढ़ी आंख उठाकर भी देख रहा है तो मेरे लिए दुश्मन है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, किसी भी धर्म का है। सर मेरा सवाल आपसे है कि आपको हिंदुस्तान में खड़ा होकर ईरान की इकोनॉमी की फिक्र है, लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, आपने उसकी एक बार भी बात नहीं की गई है। मुमताज जी आपसे गूगली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें यहाँ की फिक्र भी है, यहाँ की बेरोजगारी की फिक्र है, महंगाई की फिक्र है, गिरते हुए जो हमारे रुपया है उसकी भी फिक्र है। लेकिन चूंकि मामला दूसरा भी हो रहा है, इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आने वाले दिनों में मुल्क बहुत स्ट्रांग होगा और विश्व गुरु हमारा मुल्क बनेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपने मुल्क की बात की तो प्रोफेसर अंशु जोशी जी, ये मुझे भारत के परिप्रेक्ष्य से जरा समझा दीजिए। एक सवाल भी था, वो सवाल गलत जगह पर चला गया था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये जो भी अनरेस्ट हो रहा है उसमें भारत के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो इसे कैसे भारत देखेगा? हमारा डायस्पोरा है वहाँ, मेरे ख्याल 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात ना करें, वहाँ और भी लोग हैं भारतीय मूल के जो ईरान में रहते हैं। और निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल के तहत मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी या तो आ चुकी होगी, हम चेक करेंगे, एडवाइजरी आती होगी। और इवैक्यूएशन को लेकर के भी हमने हमेशा देखा है कि जब जब इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हम देखें या युद्ध की स्थिति में भी, तो अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं वो भारतीय सरकार ने बखूबी चलाए हैं। और हमारे जो भी भारतीय मूल के लोग अलग अलग इस प्रकार के देशों में, अनगिनत ऐसे नाम है, फेहरिस्त लंबी है इसलिए सबके नाम नहीं ले रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस चलाकर हमारे लोगों को इवैक्यूएट भी कर पाने में भारतीय सरकार सक्षम है। नदीम जी छोटा सा रखिएगा। जी हाँ, ये बच्चे ने अभी सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बेटा अभी जब जून के अंदर ये लड़ाई हो रही थी ना, जंग हो रही थी, तो स्पेशल एक जहाज आया था वहाँ पर, भेजा गया था वहाँ से यहाँ इंडिया के स्टूडेंट्स का, खास तौर पर ईरान ने भेजा था। तो हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। और हमारे मंत्रालय के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, कभी भी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। बेटा याद करना, वहाँ यूक्रेन में भी दंगा चल रहा था, जंग चले जा रही 4 साल से, एक भी बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और उसके दुख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपना दुख समझा और कई बार यहाँ से मिनिस्टर तक गए बेटा, और कैबिनेट स्तर के कई ऑफिसर्स गए यहाँ से। तो इन सब बातों के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री है और उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। और हमें अपने ऊपर भी गर्व होना चाहिए, हम भारतीय अपने देश के ऊपर भी गर्व होना चाहिए। ठीक है, मैं आखिर में बस ये जान लूं, ये जो जितना भी सब कुछ चल रहा है ये कब तक चलेगा? कब तक ऐसी ईरान में ये सब कुछ होता रहेगा? क्या वाकई में इतना आसान है खामेनेई को हिला देना या तख्ता पलट कर देना, या जो अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में किया वो ईरान में कर दे? वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया वो ईरान में नहीं कर पाएगा। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका को बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि मुस्लिम कंट्रीज का जो ग्रुप है वो अपने आप में काफी स्ट्रांग है, उन सब के साथ इस तरह का पंगा लेना समझदारी नहीं है। लेकिन आपके सवाल से एक पहले वाला जो सवाल था कि इंडिया एंड ईरान, इंडिया स्टैंड्स टू इट्स स्टैंड, कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की टेररिज्म कर रहा है हम उसे कंडेम करते हैं। बिल्कुल करेंगे। जो कंट्री उस टेररिज्म को सप्लाई करता है हम उसे भी कंडेम करते हैं। अब ईरान अगर उस कैटेगरी में है तो वो अपने आप के लिए समझ ले। उससे भी बड़ी बात, हम ये जरूर जानते हैं कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ईरान की जब तक नहीं होगी तब तक जागरूकता नहीं आएगी, और इसलिए हम उसके साथ ट्रेड में उसको एंगेज जरूर करना चाहते हैं, सो दैट लोगों के पास कुछ तो आए। जो सैंक्शंस हैं वो एक अलग बात है, एक ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन हम उनके साथ कर पा रहे हैं, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर रहे। ठीक है सर, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ खास